So let us start with the new essay, that is essay 250, considerations of laws and regulations in an audit of financial statements. Consideration of laws and regulations in an audit of financial statement. तो ये बहुत आसान सा ऐसे है, आराम से हो जाएगा, एकदम कूल माइंड से हो जाएगा। तो पहले तो इंट्रोडक्शन, दिस ऐसे डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी टू कंसीडर लॉस एंड रेगुलेशंस इन परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके पहले है ना, अपन देख लेते हैं कि इस ऐसे कहना क्या चाह रहा है। तो है ना, एक भी कोई भी एंटिटी होती है तो उसको दो टाइप्स के लॉ अफेक्ट करते हैं। तो पहला टाइप का होता है डायरेक्ट लॉस। तो जो भी डायरेक्ट लॉस होता है वो अफेक्ट करता है, या फिर इनडायरेक्ट लॉस। तो डायरेक्ट लॉस क्या होता है, अपना कंपनीज एक्ट है, या फिर डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो वो सब जो डायरेक्ट लॉस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, उसको अपन डायरेक्ट लॉस बोलते हैं। तो डायरेक्ट लॉस डायरेक्ट लॉस अगर है तो उसके लिए अपन को क्या करना है, तो उसके लिए अपन को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है। तो फॉर द लॉस दैट आर हैविंग डायरेक्ट इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो साई 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 कलेक्ट कर लो और उससे इंश्योर हो जाएगा कि कंप्लायंस हो रहा है। तो इट विल इंश्योर दैट कंप्लायंस इज हैपनिंग। बट अगर इनडायरेक्ट लॉस है, तो अगर कोई भी इनडायरेक्ट लॉस है जिसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है अपने स्टेटमेंट, तो इसमें क्या करने का, तो इसमें चेक द नॉन कंप्लायंस। तो इसमें नॉन कंप्लायंस को चेक कर दो, ये अपनी ऑडिट प्रोसीजर हो जाती है। तो चेक द नॉन कंप्लायंस बाय डूइंग परफॉर्म आई आई स्क्वायर। तो परफॉर्म आई स्क्वायर क्या करना है, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करो, और इससे पता लगाओ कि कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं है। अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो उसको अपन रिपोर्ट कर लेंगे अपने ऑडिट रिपोर्ट में। तो एंटिटी डायरेक्ट इफेक्ट वाले लॉ होते हैं, और इनडायरेक्ट इफेक्ट कोई भी इफेक्ट होता नहीं। मतलब ये कौन सा टाइप का लॉ है, फिनेंशियल फिनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब अगर एंटिटी के गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट होगा तो वो है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई इफेक्ट नहीं। तो अगर चाइल्ड लेबर लॉ है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, ऐसा कोई भी एक्ट है जो जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इनडायरेक्ट लॉ हो जाता है। और उसके लिए अपन को सिर्फ चेक द नॉन कंप्लायंस, और उसके लिए सिर्फ अपन को आइसकर करना है क्या क्या, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन। बट अगर डायरेक्ट इफेक्ट है तो साई साई कलेक्ट करो और उससे एंश्योर करो कि कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। तो ये अपना मेजर बेसिक हो गया। फिर this has to deal to the auditor's responsibility to consider laws and regulations. Auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulations. तो ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती कि उसे सब सब तू ढूंढ। ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो नहीं दी जा सकती कि तू सब लॉस, ऑल लॉस और रेगुलेशंस की कंप्लायंस दे। बट so non-compliance, the auditor is not responsible for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all. तो all laws and regulations को वो डिटेक्ट कर सके ऐसी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशन, टाइम कम होता है भाई, पैसे नहीं देते, सब कुछ है। तो सब लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस हो वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नॉन कंप्लायंस क्या होता है, सो नॉन कंप्लायंस मींस एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन बाय एंटिटी either intentional or unintentional which are contrary to prevailing laws and regulations. It does not include personal misconduct. तो जो भी नॉन कंप्लायंस क्या होता है कि भाई लॉ का पालन नहीं किया, वो सब बस वही चीज है। नाउ नाउ वी विल स्टार्ट विद द आंसर्स। तो पहले तो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और तो फॉर दिस एंटिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी फॉर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। तो कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं उसके लिए मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एंश्योर दैट एंटिटीज ऑपरेशंस आर कंडक्टेड एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो पहले तो मैनेजमेंट को एश्योर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट शुड एंश्योर दैट बिजनेस ऑपरेशंस आर कैरिड आउट बिजनेस ऑपरेशंस आर कैरिड आउट in accordance of laws and regulations, in accordance with laws and regulations। तो ये हो रहा है कि नहीं वो एंश्योर करना। फिर मेन चालू हो जाता है अपना मेन आ जाता है। फॉर दिस एंटिटी में इंप्लीमेंट फॉलोइंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट असिस्ट प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। तो कौन कौन सी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड that assist in prevention and detection, that assist in prevention and detection ऑफ नो क्लियर। तो नो क्लियर क्या है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। तो नो क्लियर, तो पॉलिसीज कौन सी पॉलिसीज प्रोसीजर्स इंप्लीमेंट करनी होती है मैनेजमेंट को, जिससे नो क्लियर प्रिवेंट और डिटेक्ट हो सके। तो कौन कौन सी है, तो इसका आंसर है माइल्ड। माइल्ड पॉलिसीज। तो माइल्ड पॉलिसीज, एम एम क्यूब है, तो माइल्ड
माइल्ड अप्लाई करो तो उससे अपन को नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस पता चल जाएगा। तो माइल्ड 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 माइल्ड। तो एम से पहला तो क्या है, तो मॉनिटरिंग द, तो मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड ensuring that ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर डिजाइन टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स। तो मॉनिटरिंग, मॉनिटर करो, मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स और जो भी नेसेसरी एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो भी है अपने एंटिटी में, तो उसको मॉनिटर करो। फिर सेकंड है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग द कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो इंश्योर करो कि वो प्रॉपरली अप्लाइड हो रहा है कि नहीं, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द नो क्लैप। फिर मेंटेनिंग, मेंटेनिंग रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस। तो कोई भी जो भी सिग्निफिकेंट लॉस है उसका एक रजिस्टर बना लो, कि उसमें टिक करके बताओ कि ये उसका कंप्लायंस हुआ है, जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो उसका एक प्रॉपर रजिस्टर बना लो कि क्या क्या लॉस अपने फैक्ट्री पे या फिर अपने बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर रजिस्टर बना लो। फिर आई से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं कि नहीं वो देख लो, प्रॉपरली डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड हो रहे हैं कि नहीं वो देख लो। फिर एंगेजिंग लीगल एडवाइजर्स, तो लीगल एडवाइजर्स को अपन अपनी टीम में लो और उनसे जाना है कि भाई क्या क्या लॉस अपने इफेक्ट कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं और इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो लीगल एडवाइजर्स को लाओ और उसके उनसे जानो कि क्या क्या सलाह मशवरा करो, तो अपन बोलते हैं। फिर डी से है डेवलपिंग, डेवलपिंग सीओसी, डेवलपिंग कोड ऑफ कंडक्ट, तो डेवलप करना है। तो ये है, मैं थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे, बट मेमोरी टेक्निक के हिसाब से अपन ने ऐसे पॉइंट वाइज आईडी के हिसाब से कर दिए है। एंड ई से है एंश्योरिंग एम्प्लॉइज आर प्रॉपर्ली ट्रेन एंड अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट, एंश्योर दैट एम्प्लॉइज नो, एम्प्लॉइज नो कोड ऑफ कंडक्ट। तो एकदम आसान सा आंसर तो क्या है, तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो क्या आंसर है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड दैट असिस्ट इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर। तो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अपन अप्लाई करते हैं, तो माइल्ड, माइल्ड तीन एम और एल डी। तो माइल्ड 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 पहले मॉनिटरिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एसओ, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड एसओपी, लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड एसओपी। फिर मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट। फिर डेवलपिंग कोड ऑफ कंडक्ट, एंश्योर दैट एम्प्लॉइज नो द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट के पॉइंट है, तो मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, डेवलपिंग कोड ऑफ कंडक्ट एंड एंश्योरिंग दैट एम्प्लॉइज नो द कोड ऑफ कंडक्ट। फिर मॉनिटरिंग द रजिस्टर रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस। ये भी एकदम आसान आंसर है कि रजिस्टर रजिस्टर जो भी है वो देख लो। फिर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली हुआ है, एंड लीगल एडवाइजर्स को एंगेज कर लो। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड दैट असिस्ट इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर, वो है माइल्ड। And that was it. We will move forward now. Now, roles and responsibilities or objectives or duties of auditor in relation to compliance with laws and regulations. तो कुछ ना कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है, तो जैसे आपने बताया कि सब सब कुछ अपन डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऑडिटर की भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है वो देखेंगे अब। इनहेरेंट लिमिटेशंस, तो इनहेरेंट लिमिटेशंस है अपने ऑडिटर की, ये आपने इंटर में भी पढ़ा है, बट ये थोड़ा है ना इस ऐसे के लिए स्पेशली बनाया गया है। सो इन केस ऑफ लॉस एंड रेगुलेशंस पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट आर ग्रेटर। तो नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट करने में, को डिटेक्ट करने में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो सकता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये जो फैक्टर्स है, तो नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट, लॉस एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट करने में मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर हो सकता है ड्यू टू फॉलोइंग द रीजंस। सो देयर आर मेनी लॉज एंड रेगुलेशंस दैट डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड नॉट कैप्चर्ड बाय एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट लॉस होते हैं, तो यहाँ पे अपन लगता है बहुत सारे इनडायरेक्ट लॉस होते हैं। तो ये क्या है, तो देयर आर मेनी लॉस एंड रेगुलेशन बहुत सारे हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करते हैं, और जो एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें भी नहीं आते। तो इनडायरेक्ट लॉस बहुत सारे हैं जो एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं होते, तो उसको कैसे ऑडिटर चेक करेगा। तो ये बात हो गई पहला पॉइंट। फिर सेकंड है कुछ चीजें हिडन हो सकती है, तो अगर मैनेजमेंट आ गया, मैनेजमेंट ने उधर चालू कर दिया, सो नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसिडर सच एज कन्फ्यूजन फॉर्जरी और इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन मेड टू ऑडिटर। मतलब अगर उसका करना ही है कि भाई मुझे कंसीड ही करना है, मुझे डिस्क्लोज करना ही नहीं है, तो फिर भाई क्या ऑडिटर क्या करेगा कि वो जा जाके सब कुछ थोड़ी चेक करेगा। सो अगर उसका मोटिव ये है कि हम अपन को हिडन करना है, फॉर्जरी की है या फिर मिसस्टेटमेंट किया है,
तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है। और तीसरा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वेदर एन एक्ट कंस्टिट्यूट्स नॉन कंप्लायंस इज अल्टीमेटली अ मैटर फॉर लीगल डिटरमिनेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, अब ये क्या चीज है कि अगर अपन चाइल्ड लॉ का एग्जांपल ले रहे हैं तो चाइल्ड लॉ में ऐसे लिखा है कि 14 साल के अगर नीचे के कोई बच्चे हैं तो वो कुछ स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो ही चाइल्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। तो अब वो 14 साल का है कि नहीं है, उसने उसका जन्म कब कब हुआ था, तो वो सब एक डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ की है। तो वो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एक चीज आ जाती है उसमें। तो वो एक अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन आ जाती है। सो इनडायरेक्ट लॉज हिडन हिडन नेचर को अगर कांड करना ही है, अगर अगर कांड करना ही है, अगर कांड करना ही है तो वो करके रहेगा, करना ही है तो वो करके रहेगा। तो ये बात आ गई अपनी यहाँ पे। तो ये आंसर क्या है, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो नॉन कंप्लायंस को डिटेक्ट करना है मटेरियल मिस्टेक में ज्यादा है, क्योंकि तीन चीजें, इनडायरेक्ट लॉस बहुत सारा है जिसको एंटिटी की इंफॉर्मेशन सिस्टम रिकॉर्ड कर ही नहीं पाएगी। सेकंड, हिडन, अगर उसने ठान ही लिया कि भाई मुझे कांड करना है तो भाई कुछ नहीं कर सकते अपन। एंड थर्ड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ये कांड कैसे कर सकता है, फॉर्जरी है, फिर मिसस्टेटमेंट करना है उसको, कल्यूजन कर लिया है, या फिर कंसील करना है। तो ये सब चीजें आ जाती है इसमें। तो ये तीन तीन पॉइंट आ गए। ये था ना थोड़ा अड़वित्र आंसर है, अगर आ गया ना तो आधे जन आंसर दे ही नहीं पाएगा कि क्या करना है इसमें। फिर नाउ वी विल मूव टू द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ली, अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस भी देख ली, अब तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो भाई। अब तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आ जाती है। ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है इस मैटर के रिलेटेड, तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना। अब इसमें ना 5 स्टेप्स है। तो पहले तो है, पहले तो 5 स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला पहला स्टेप है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, वो चार वो एक पॉइंट है। फिर सेकंड है डायरेक्ट लॉस। ये आपको आता ही है, बस वही है कि एक बार तो दिया है वो थोड़ा प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपन खत्म करते हैं। डायरेक्ट लॉस है, फिर इनडायरेक्ट लॉस आ जाता है, डायरेक्ट लॉस। फिर फोर्थ पॉइंट अपना आ जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ये अपना इंटर का एकदम फेवरेट वर्ड, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और फिफ्थ आ जाता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ये 5 पॉइंट है, पांच पांच स्टेप्स है जिससे अपन ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर सकते हो। पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना है। सो एज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज ऑडिटर्स आर ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग। तो उसको अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग लानी है, किस चीज की रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग लानी है कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल, जो भी लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो कौन सा एप्लीकेबल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लें। एंड हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग, तो ये जो अपने लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको एंटिटी कैसे कंप्लाई कर रही है, एंटिटी कंप्लाई कैसे कर रही है, वो देख लो। तो पहला पॉइंट इसमें आ गया। फिर ऑडिटर शेल ऑब्टेन, तो अब ये आ गया डायरेक्ट लॉस। अगर डायरेक्ट लॉस है तो अपन को क्या करना है, तो साई साई ऑब्टेन करना है। तो यही पॉइंट, सो ऑडिटर शेल ऑब्टेन साई regarding compliance with those laws and regulations that have direct and material effect. Now, ऑडिटर शेल परफॉर्मिंग, तो अगर अगर कोई इनडायरेक्ट लॉस है तो उसको लिए अपन को नॉन कंप्लायंस डिटेक्ट करना है। अब नॉन कंप्लायंस कैसे डिटेक्ट करेंगे, अपन ऊपर बात की थी आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या है, इंक्वायरी। आई स्क्वायर क्या है, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन करके अपन को नॉन कंप्लायंस ढूंढना है। फिर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्या है, भाई उसको एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, अलर्ट टुवर्ड्स नो ब्लर। तो जो भी ऑडिटर ऑडिट करने जाए तो अगर कोई भी नॉन कंप्लायंस पे ले तो उसके लिए वो अलर्ट रहे। और लास्ट में है ऑडिटर शुड रिक्वेस्ट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट ऑल नोन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस हैव बीन डिस्क्लोज। तो मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो कि उनके पास जो भी नॉन कंप्लायंस आए, उन मैनेजमेंट ने जो भी डिटेक्ट किए वो सब उसने ऑडिटर को बता दिए। तो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ले लो, फ्रॉम मैनेजमेंट दैट ऑल इंस्टेंसेस ऑफ non-compliance have been disclosed. Non-compliance have been disclosed। तो ये बात उनसे अपन लिखित में ले लेंगे। Now, responsibilities relating to those laws and regulations that do not have, तो वही है कि auditor's responsibility is limited to identify non-compliance that may have material effect, ensure penal provisions duly disclosed। तो जो भी इनडायरेक्ट वाला है, जो उसका जो इफेक्ट नहीं है, डायरेक्ट इफेक्ट जिसका नहीं है, तो उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चीजें
तो पहला तो है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस। सब आपने बात की है कि सिर्फ नॉन कंप्लायंस ही उसको ढूंढना है, नॉन कंप्लायंस हुआ है कि नहीं वही जानना है। और फिर सेकंड पॉइंट है एंश्योर पीनल प्रोविजन डिस्क्लोज बाय एंटिटी। तो जो भी पीनल प्रोविजन है, जो भी पेनल्टी लगने वाली है, तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज की कहीं नहीं है, प्रॉपरली डिस्क्लोज की है कि नहीं है वो देख लो। एंड फिर एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन इफ कंक्लूड दैट नॉन कंप्लायंस हैज मटेरियल इफेक्ट। तो अगर उसने कंक्लूड कर लिया कि ये मटेरियल इफेक्ट है, तो भाई अपना ओपिनियन मॉडिफाई मॉडिफाई होगा। तो इसमें क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दे दो, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो। तो यही चीज है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट है तो पढ़ लिया। नाउ इंडिकेशंस ऑफ नॉकलेयर, तो अपन ने जो पढ़ा कि भाई नॉन कंप्लायंस ऑफ, ये जो है नॉकलेयर, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, तो ये कहाँ कहाँ से पता चलेगा कि अपने जन्नत से तो पता नहीं चलेगा। तो नॉकलेयर, नॉकलेयर के अपने एग्जांपल्स, तो नॉकलेयर कैसे पता चलेगा। तो इंडिकेशंस, ये एक बार आ गया था एग्जाम में, तो पढ़ लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ नॉकलेयर। तो क्या क्या इंडिकेशन है जिससे नॉन कंप्लायंस पता चलेगा। तो पहला तो है इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें ना कोई मेमोरी टेक्निक आने दो, सिर्फ याद रखो कि क्या क्या कांड हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो ये हो सकता है एक इंडिकेशन। फिर सेकंड है पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज टू कंसल्टेंट्स रिलेटेड पार्टीज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो बाटली मारी है, बाटली दी है, या फिर कोई ऐसे प्राइमरी की है, तो पेमेंट टू अनस्पेसिफाइड, पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, तो वो एक बार देख लो। तो ये एक इंडिकेशन है। फिर थर्ड सेल्स कमीशन और एजेंट फीस दैट, ये जाना दो। फिर परचेसिंग एट प्राइसेस सिग्निफिकेंटली अबव मार्केट प्राइस। तो परचेज प्राइस बहुत ज्यादा है, परचेज प्राइस बहुत ज्यादा है फ्रॉम मार्केट प्राइस। तो ये एक अपना इंडिकेशन हो सकता है कि भाई यहाँ पे कोई झोल किया है इन लोगों ने। फिर फोर्थ एडवर्स मीडिया कमेंट्स, कोई भी भाई मीडिया में कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है इनकी कि इसने ये कर रहा है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कांड कर लिया है, तो ये सब देख लो। तो एडवर्स मीडिया कमेंट्स है। फिर पेमेंट्स विदाउट प्रॉपर एक्सचेंज कंट्रोल, पेमेंट्स अनयूजुअल ट्रांजेक्शन टैक्स हेवन कंट्रीज में किए, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इन टैक्स हेवन, टैक्स हेवंस कंट्री, तो ये देख लो। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच फेल्ड। फिर अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन है। बस ये पांच छह पॉइंट थोड़ा ठीक है आ गया तो कुछ भी लिखेंगे ही, बट वही है कि क्या क्या अगर बैठे पॉइंट है तो ये छः, पांच या छः तो अच्छे से लिख ले। तो पहला तो क्या है इन्वेस्टिगेशन बाय रेगुलेटरी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। फिर पेमेंट फॉर अनस्पेसिफाइड सर्विसेज, परचेज प्राइसेस हायर देन फ्रॉम द मार्केट प्राइस, एडवर्स मीडिया कमेंट्स आ गए, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इन टैक्स हेवंस है। फिर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन किया, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो उसके लिए इंडिकेशन ऑफ अपना नो क्लियर आ गया। नाउ नाउ वी मूव टू ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलोड व्हेन नॉन कंप्लायंस इज आइडेंटिफाइड। अब अपने नॉन कंप्लायंस कैसे डिटेक्ट करें, ये वो सब फिर अब आइडेंटिफाई हो गए, सो न्यूक्लियर अगर आइडेंटिफाई हो गए, तो न्यूक्लियर अगर आइडेंटिफाई हो गए, तो इसके लिए क्या करना है। तो पहले तो इसमें है ना एक नेवल टेक्निक नहीं है बट एक डायग्राम जैसा है। तो एनआरई, फिर सेकंड है डिस्कस करो, और थर्ड है इफेक्ट दे। तो एनआरई फिर डिस्कस करो किन किन से, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से, और अगर जरूरत पड़े तो लीगल एडवाइजर की मदद ले लो। बस ये तो पहला तो क्या है, ऑडिटर हैज इंफॉर्मेशन अबाउट नॉन कंप्लायंस फीचर ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर। तो एनआरई क्या है, अपन पहले एनआरई क्या है, द नेचर रीजंस एंड इफेक्ट, नेचर रीजंस एंड इफेक्ट। तो नेचर जान लो, क्यों नॉन कंप्लायंस हुआ है वो जानो, और उसका इफेक्ट जान लो। तो वो है मैनेजमेंट से। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच इट हैज अकर्ड एंड फर्दर इंफॉर्मेशन टू इवैल्यूएट पॉसिबल इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या होगी वो देख लो। फिर सेकंड, इफ ऑडिटर सस्पेक्ट नॉन कंप्लायंस, he will discuss matter with the management and TCWG. If they do, if they do not provide SAI and effect of non-compliance may be material to financial statement, auditor shall obtain legal advice. तो ये क्या है कि अगर साई नहीं मिल रहा है, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यू से बात की और साइन नहीं मिल रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मटेरियल है, अगर ये चीज मटेरियल है, अगर ये चीज मटेरियल है, तो लीगल एडवाइस, लीगल एडवाइस ले लो, बात खत्म होगी। फिर अपने आप क्या पढ़ रहा है, न्यूक्लियर आइडेंटिफाई हो गया है, तो अब
लास्ट में है इफेक्ट। तो इफेक्ट, इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस कैन नॉट बी ऑब्टेन, ऑडिटर शैल इवैल्यूएट इफेक्ट। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, कुछ कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि भाई क्या हुआ है, तो इसका इफेक्ट देख लो। इफेक्ट देख लो अपने ऑडिट रिपोर्ट में। क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दो। तो नोक्लियर आइडेंटिफाई किया तो क्या क्या करना है, एनआरई, डिस्कस और इफेक्ट, ये तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। तो एनआरई में क्या, नेचर, रीजन एंड इफेक्ट बता दो। फिर डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड टीडब्ल्यूजी। और अगर साइन नहीं मिल रहा है तो उसका, अगर मटेरियल इफेक्ट है तो लीगल एडवाइस ले लो, अगर मटेरियल इफेक्ट है तो लीगल एडवाइस ले लो। और अगर, और लास्ट में इफेक्ट चेक कर लो ऑन द साइट। एंड अगर इफेक्ट उसको लग रहा है कि भाई ये मटेरियल चीज है, तो भाई क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो। नाउ वी विल मूव टू द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी विल मूव टू द रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले तो इसमें ना तीन जनों को अपन रिपोर्ट करते हैं। तो तीन जने को अपन रिपोर्ट करने की अपन इसमें सोच रखते हैं। तो पहला तो अपन टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करेंगे, फिर अपन ऑडिटर्स रिपोर्ट में अपना जो रिपोर्ट होता है उसमें करेंगे, और लास्ट है अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज है तो उसको रिपोर्ट करने की बात है। तो पहले टीसीडब्ल्यूजी देख लेते हैं। सो ऑडिटर्स विल कम्युनिकेट टीसीडब्ल्यूजी विद मैटर्स इन्वॉल्विंग नोवेयर दैट केम टू द ऑडिटर्स attention during the audit other than when the matters are clearly inconsequential। तो पहले तो जो भी न्यूक्लियर वाले मैटर्स आए उनको डीसीडब्ल्यूजी को बता दो। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इफ नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट अबाउट इज इंटेंशनल एंड मटेरियल, ऑडिटर शुड कम्युनिकेट द मैटर टू टीसीडब्ल्यूजी एज सून एज प्रैक्टिकेबल। अगर ये जो न्यूक्लियर मिला है वो इंटेंशनल भी है और मटीरियल भी है, अगर इंटेंशनल भी है और मटीरियल भी है तो ऐसे ऐसा एज सून एज प्रैक्टिकेबल उसको जाके बता दो। फिर थर्ड है, इफ ऑडिटर सस्पेक्ट दैट मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी आर इन्वॉल्व इन नॉन कंप्लायंस, ही शुड कम्युनिकेट मैटर टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ऑडिटर कमिटी और सुपरवाइजरी बोर्ड। अगर पता चला कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी भी इन्वॉल्व है, अगर पता चला कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी वो भी इन्वॉल्व है, तो फिर कहाँ जाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर ऑडिट कमेटी के पास जाके चापलूसी कर दो। चापलूसी नहीं भाई, अपना काम वही है। फिर व्हेन नो सच अथॉरिटी एग्जिस्ट, ऑडिटर शैल कंसिडर टू ऑब्टेन लीगल एडवाइस। तो अगर कुछ ना भाई ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं, हायर अथॉरिटी कोई प्रेजेंट ही नहीं है, हायर कोई है नहीं, तो लीगल एडवाइस ले लो। बस वही है कि टीसीडब्ल्यूजी में क्या क्या रिपोर्टिंग का पॉइंट्स है ना। ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या करेगा, तो इफ ऑडिटर कंक्लूड्स नॉन कंप्लायंस हैज मटेरियल इफेक्ट, अगर मटेरियल इफेक्ट है, उसने कंक्लूड किया कि मटेरियल इफेक्ट है बट नॉट रिफ्लेक्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं है, तो ही शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। तो इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन दे दो। बट अगर इफ ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय मैनेजमेंट फ्रॉम ऑब्टेनिंग साइट टू इवैल्यूएट वेदर नॉन कंप्लायंस इज अकर्ड, ही शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। तो अगर साइट ढूंढने को ना बोल देगा, भाई साइट ढूंढने को मिलेगा ही नहीं आप लोगों को, तो इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्कोप। और इसमें मटेरियल नो क्लियर तो इनएडिक्वेट। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है तो क्यू और ए हो, बट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है तो यूएम पैरेवा चेक कर लो कि भाई है कि नहीं, अपने यूएम पैरेवा में डाल देंगे कि भाई यहाँ पे जाके देख लेना कि भाई ये गलती मिली है, ये नॉन कंप्लायंस किया है, तो वो अपने यूएम पैराग्राफ ऐसे 706 वाले में है जो, वो अपन देख लेंगे ना। रिपोर्टिंग नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर ही हैज रिस्पांसिबिलिटी टू रिपोर्ट टू नॉन कंप्लायंस। बस वही है। फिर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है, तो आइडेंटिफाई, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन उसको सभी चीज का करना है जो भी आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायंस हुए, आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस, आइडेंटिफाइड न्यूक्लियर, और दूसरा कि जो भी सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, आइडेंटिफाई और सस्पेक्टेड नॉन न्यूक्लियर मिले तो उन सबका अपन को रिटन डॉक्यूमेंटेशन करना है। फिर ऑडिटर हैज द राइट टू एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ इनडायरेक्ट लॉस। तो अपन ने ऊपर जो बात की वही बात आ गई। सो दिस वाज एट एसे 250 consideration of laws and regulations in audit of financial statement।